नमस्कार। प्रौद्योगिकी ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी के कारण बहुत व्यापक स्तर पर विकास हुआ है। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अहम योगदान रहा है। आज हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी की मदद से भारत में क्या बदलाव आए हैं, जिन्होंने सिर्फ हमारे देश के लोगों को तकनीकी रूप से विकसित ही नहीं किया है, बल्कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे भी खड़ा किया है। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से डॉक्टर राजीव शोरे यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर शोरे, गुड आफ्टरनून और वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, उनके साथ हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के निदेशक डॉक्टर शिवेंदु शंकर रे। नमस्कार डॉक्टर रे, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जेंटलमैन। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज यहाँ जुड़ने के लिए। बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे इसी बात से करूँगी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पिछले 5 वर्षों में भारत में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि ओवरऑल एक एनालिसिस कर सकें कि पिछले 5 ईयर्स में भारत के अंदर प्रौद्योगिकी की वजह से क्या विकास हुआ है, तो आपकी उसके ऊपर क्या राय होगी? सबसे पहले आपके साथ शुरू करूँगी डॉक्टर रे। देखिए, प्रौद्योगिकी आप जैसा बोले, प्रौद्योगिकी के हिसाब से भारत बहुत डेवलप किया है। मैं एक कृषि क्षेत्र की बात करता हूँ। कृषि में हम बहुत सारे प्रौद्योगिकी जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आज। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम जनरल प्रौद्योगिकी मानते हैं, जो मैकेनाइजेशन की यूज़ करते हैं, जो सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसके सिवा जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं आजकल, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग यूज़ करके हम कृषि कैसी हुई है, कितनी कृषि हुई है, फसल के कोई नुकसान हुई है, फार्मर को हमें अगर बीमा दिलानी है तो कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए, ये सब के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। एक आपको जान के एक भारत सरकार के बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले 3-4 साल से जो चल रहा है, टेक्नोलॉजी ऊपर भरोसा करके चल रहा है। उसमें बहुत सारे चीज़ में, जैसे आपको फार्मर के कोई क्रॉप लॉस हुआ, आपको इतने एरिया के क्रॉप लॉस कैसे जान पाएंगे आप? उसमें हम वेदर डाटा यूज़ करते हैं, सैटेलाइट डाटा यूज़ करते हैं, और ये करके हम जानते हैं कि कैसे लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ। देश के लिए अगर हमको प्रोडक्शन फोरकास्टिंग चाहिए, हमें जानना चाहिए कि क्रॉप कैसे हुआ है, फार्मर फाइनली प्राइस कैसे मिलेगा, प्राइस फोरकास्टिंग करना है, ये सब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो पा रहा है। इससे सिवा अगर आपको फार्मर को राइट टाइम में, राइट जगह में आपको प्राइस मिले, मार्केटिंग की फैसिलिटी मिले, गवर्नमेंट में सरकार ने एक ई-नाम प्रोग्राम शुरू किया है जिससे आपको प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी मिले। ये एंड आल्सो फार्मर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ फार्मर्स एडवाइजरी, जो मोबाइल के जरिए से फार्मर को बताया जाता है कि वेदर कैसा रहेगा, उस हिसाब से क्रॉप्स क्या लगाना है। ये भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक चीज़ और पूछूंगी इसी में डॉक्टर रे कि जब फार्मर्स की बात करते हैं तो इस कृषि के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के अंदर फार्मर्स को कितनी ज़्यादा मतलब सुविधा प्रदान हुई है, ऑफ कोर्स प्रौद्योगिकी के ज़रिए, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको किस तरह से टेक्नोलॉजी के अलग अलग नुआंसेस, डिटेल्स जो होती हैं, कैसे यूज़ करना है, वो उसकी जानकारी उनको किस प्रकार से प्रदान करी गई है? बिकॉज उनके लिए उसको सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल कदम होता है। क्या उसमें आपको विकास दिखा है? आई एग्री, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है, फार्मर को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी जो पूरे देश में फैला है, दैट इज़ मोबाइल टेक्नोलॉजी। आजकल कोई भी आदमी कम पढ़े लिखे हो, गरीब हो, सबके पास मोबाइल है। तो सरकार ने ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मोबाइल टेक्नोलॉजी में डिफरेंट ऐप डेवलप करके, जैसे फार्मर को एडवाइजरी देना कि कैसे वेदर है, उस खेत में क्या क्रॉप करना है। एक किसान कॉल सेंटर है, फार्मर वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं एंड फार्मर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, फार्मर इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो
कौन सा कंपनी में इंश्योरेंस कराएंगे, कितना उनका इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगा, इसके लिए सरकार ने ऐप बनाए हुए हैं। तो ये सब सारे टेक्नोलॉजी फार्मर को, जो सिंपल सी मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो फार्मर को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ये बहुत बड़ी, बहुत इसमें सरकार ने बहुत बड़ा पदक्षेप लिया है। राइट, मैं आपके पास आती हूँ अब डॉक्टर शुभे, मुझे ये जानना है आपसे सबसे पहले कि टेलीकम्युनिकेशन एक और ऐसा विभाग है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, विकास देखा गया है। एंड ऑफ कोर्स इस समय हम देखते हैं तो उसमें मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ अब तो लैपटॉप्स, आईपैड्स, टैबलेट्स सब कुछ आ गए हैं। इस क्षेत्र के अंदर खास तौर से पिछले 5 वर्षों में आप कितना विकास देखते हैं जिसको हमारे देश में, सबसे पहले जिस पे हमारे देश को सबसे ज़्यादा उस पर लाभ मिला है उससे, और उसके बाद उसने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आगे रखा है? नहीं, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया अभी मोबाइल कैसे अप्लाई करें एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अब देखिए हम तो काम करते हैं चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एकेडमिया हो, कोई सेक्टर नहीं है जहाँ टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं हो रही। ना अब आपका क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ। अब देखिए सेल फोन से लेके टेलीकॉम प्लेटफॉर्म से देखिए आप, इंटरनेट देखिए आप, इंटरनेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया इंडिया में। मोबाइल फ़ोन जो पहले मतलब बहुत कम लोग, आप 10 साल पहले जाइए और अब आप देखिए मोबाइल फ़ोन के नंबर्स, राइट। तो हो क्या रहा है कि पूरी डिजिटल, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं वो है डिजिटल रेवोल्यूशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बिल्कुल एक्सपोनेंशियली, वो कहते हैं जैसे कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है, एक बिल्कुल नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी एक्सप्लोड कर रही है कि कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, डॉक्टर रे मेंशन्ड दैट वेरी क्लियरली। देखिए स्मार्ट, तो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, स्मार्ट होम्स देखिए आप, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर देखिए आप कोई भी सेक्टर देखिए, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अब रोल है। और आने वाले वर्षों में, आने वाले जो टाइम्स हैं, वो टेक्नोलॉजी का रोल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब इसमें कई डायमेंशन है। एक तो ये है कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब 5G देखिए, याद है हमने लास्ट टाइम 5G की बात चर्चा करी थी। 5G एक गेम चेंजर है। सेल फोन में 5G हर एक के अगर हाथ में होगा तो आप सोचिए उसको क्या से क्या नहीं कर सकता, राइट। गेम चेंजर है। उसके अलावा इंटरनेट देखिए, इंटरनेट इज बिकम अ सुपर हाई स्पीड कॉरिडोर नाउ। अब तो नेक्स्ट जेन इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज 5G, वाईफाई, इंटरनेट और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन, ये बिल्कुल गेम चेंजर्स हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन डॉक्टर शौर्य जब अभी बताते हैं तो एक चीज़ और इसमें उठती है बहुत ज़रूरी, विच इज़ कि इतना ज़्यादा तो चलिए हम टेलीकम्युनिकेशन के अंदर देखते हैं कि एडवांसमेंट्स आ गए हैं, पर देश के Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर इस विकास को, खास तौर से प्रौद्योगिकी के विकास को पिछले 5 वर्षों के अंदर, या अगर थोड़ा पीछे भी हम चले जाए से 7-8 वर्षों के अंदर, आप किस तरह से देखते हैं ये उन कोनों में पहुंच सकी है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा विकसित रूप से हम बात कर रहे हैं कि कितना डेप्थ में जाकर टेलीकम्युनिकेशन आज ग्रो कर चुका है। मेट्रोपॉलिटन्स को छोड़ देते हैं और बात करते हैं Tier 2, Tier 3 सिटीज़ की, वहाँ पे आप इसका एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन कितना देखते हैं? देखिए चेंज जो चेंज है, परिवर्तन है, वो सब जगह पहुंचा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उदाहरण सहित। आप Tier 2 की बात छोड़िए, दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, ये तो यहाँ तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। अब आप 10 साल पहले जाइए, इंदौर, जयपुर, वाराणसी, आप देखिए मदुराई, छोटे शहर कैलीकट या मैसूर, ये शहर छोटे थे, यहाँ पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, टेक्नोलॉजी का रोल भी लिमिटेड था। अब देखिए अब ये सब स्मार्ट सिटीज़ हो गई। इंदौर इज़ अ स्मार्ट सिटी, जयपुर इज़ अ स्मार्ट सिटी, राइट। और यही नहीं है कि देयर आर टन्स ऑफ स्मार्ट सिटीज़ इन द कंट्री नाउ। तो देखा ये गया है कि अब टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, एप्लीकेशंस, ये सारे डिजिटल, हम बोलेंगे उसको बेटर वर्ड है डिजिटलाइजेशन, ये पहुंच गए अब Tier 2 में, अब Tier 3 में भी पहुंच रहे हैं। तो अब दिन दूर नहीं है कि आप रिमोटेस्ट कॉर्नर में जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश की बात करिए, आप नागालैंड की बात करिए, आप ये रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ ओडिशा या MP जाइए, वहाँ डॉक्टर साहब ने जो बताया हर एक के पास सेल फोन है। बट सेल फोन ही नहीं, वहाँ फाइबर ऑप्टिक जगह जगह है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब फाइबर ऑप्टिक हर कस्बे में आ चुका है। उसको टैप कैसे किया जाए, उसके लिए उसके ऊपर सर्विसेज क्या होंगी,
नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट फाइबर ऑप्टिक तो पूरी कंट्री में अब लेड है। करेक्ट। आपने इसमें एक और बात अभी बोली थी जब हम टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, वो थी ट्रांसपोर्ट और रेल विभाग के अंदर कितनी टेक्नोलॉजी ने अहम रोल प्ले किया है। डॉक्टर रे, अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि रेल एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हम विकास देखते हैं अब, और किस तरह से आज अब वो दिन नहीं है जब गाँव या छोटे शहरों में या ख़ास तौर से पिछड़े वर्ग के शहरों की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे कहते हैं ना कि 80% देश आज भी हमारा रूरल है, तो उन क्षेत्रों से आने वाले, अगर हम फार्मर्स की बात करें, लेबरर्स की बात करें, माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें, उनके लिए भी अब ये सुविधा उनको प्रदान कर दी गई है कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, जिसमें रेल बहुत बड़े स्तर पर, रेलवेज़, इंडियन रेलवेज़ बहुत बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही हैं। इस बात पे आप थोड़ी सी और रोशनी डालना चाहेंगे कि किस तरह से प्रौद्योगिकी ने आज देश के हर कोने कोने को, चाहे वो छोटा शहर हो, चाहे वो छोटा इलाका हो, चाहे वो छोटा गाँव हो या बड़ा शहर हो, उसको एक साथ एक डोर में कनेक्ट करना शुरू किया है। सही है, बिकॉज आप रेल की नेटवर्क जितना इम्प्रूव हुआ है और रेल की फैसिलिटी जितना इम्प्रूव हुआ है, आपको मैं बताऊं, पहले अगर टेक्नोलॉजी में देखो, पहले आपके एक फ्लाइट, आपका ट्रेन में जाते थे, आपको अगर मोबाइल फ़ोन लेकर जाते थे, हर 10 मिनट में आपके मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता था। नाउ आज आप यहाँ से लुधियाना तक जाएं, कहीं पे आपके मोबाइल फ़ोन नेटवर्क बंद नहीं होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट ही सेड इज, सूर्य साहब जब बोले कि आपका जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स और आपका जो इंटरनेट फैसिलिटी इतनी बढ़िया हो गई है कि पूरे देश में कहीं पे भी जाएं आपको टेक्नोलॉजी, ये आपकी कनेक्टिविटी, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का मेन फैसिलिटी है कि कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इंप्रूव हुआ है। आप चाहे ट्रेन पे जाए, आप चाहे बस पे जाए, आप कहीं पे यू आर नॉट कनेक्टेड। मैं आपको बताऊं, मैं जब पहली बार मैं जब अपने गांव उड़ीसा से आकर जब दिल्ली में पढ़ने आया था, मेरे घर को मैं भुवनेश्वर से दिल्ली आ रहा था और रास्ते में मेरा घर होता है भद्रक में, और आई कुड नॉट मीट माई पेरेंट्स, आई कुड नॉट टेल देम दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली, बिकॉज आई गॉट डाउन एट दिल्ली एंड सेंट अ टेलीग्राम. Now, so they were for 2 days or 3 days they were worried कि मैं जब तक दिल्ली पहुंचा नहीं हूं उनको बताओ ना. और उस जमाने में हम लाइन लगा के खड़े होते थे एक टेलीफोन करने के लिए. आज के दिन में मैं हर 10 मिनट में मैं बता सकता हूं. ऑफकोर्स उसमें ज़्यादा हम लोगों के पेरेंट्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, लेकिन वो है, बट हर चीज़ में आप कनेक्टेड रहते हैं. एवरी टाइम यू आर कनेक्टेड. योर फैमिली मेम्बर्स इज आउटसाइड. जो व्हाट यू सेड इज माइग्रेंट लेबर्स आर आउटसाइड. एवरी माइग्रेंट लेबर इज कनेक्टेड. जहां पे उड़ीसा से अगर कर्नाटका से माइग्रेंट लेबर उड़ीसा को आते थे, एवरी प्लेस दे वर कनेक्टेड. दे वर नोइंग कि कब आ रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटी दिया जाएगा. द होल दिस lockdown period, and this lockdown period also has shown how टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस हमारा बढ़ गया है. आप देखिए पूरे पीरियड में अभी भी आजकल सरकारी ऑफिस खुले हुए, लेकिन प्राइवेट ऑफिस अभी भी बहुत सारे जगह में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. हम सारे मीटिंगें कर रहे हैं कि यूज़ करके कोई मीटिंग ऐप यूज़ करके, चाहे वो गो टू मीटिंग हो, चाहे वो गूगल मीट हो, हम कुछ भी यूज़ करके. पर ये सारे हमारे फैसिलिटी इतना बढ़ गया है, आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. यू आर कनेक्टेड. सो दैट शोज एक्चुअली दिस लॉकडाउन पीरियड overall shows कि our technology dependence has been so nice. Just जैसे डॉक्टर साहब ने बोले स्मार्ट होम. You know, if you aware, the things are becoming more and more smart. Smart agriculture, smart farms, smart homes, everything is purely based on technology. डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कैसे आज हमारे पास अब स्मार्टफोन्स हो गए हैं, उसके साथ साथ स्मार्ट होम्स हो गए हैं. इसलिए मैं इस बात के ऊपर इनफैक्ट बात करूंगी डॉक्टर शौर्य से वापस आकर, क्योंकि अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. इसलिए आप सबसे दरखास्त करूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा. ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और यही बातचीत जारी रखेंगे कि प्रौद्योगिकी की वजह से देश में पिछले कुछ वर्षों में किस तरह से विकास हुआ है. इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है. ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है. इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है. इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है.
इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रौद्योगिकी की वजह से देश में पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार से विकास हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आज हमारे पास स्मार्टफोन्स के साथ साथ स्मार्ट होम्स की भी फैसिलिटी और सुविधा हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज नेटफ्लिक्स, जूम, स्काइप, ये सब ऐप्स हमारी ज़िंदगी में अब पूरी तरह से टीवी की जगह या फिर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अलग अलग प्रकार की ऐप्स की भी जगह को रिप्लेस कर चुकी हैं, क्योंकि आज वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, मेकिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स, व्हाट्सएप, ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए डॉक्टर शौर्य, मैं आपसे इस बातचीत को जारी रखूँगी जो बात डॉक्टर रे कह रहे थे, और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से देश के आज अलग अलग कोने ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जुड़ चुके हैं, रेलवेज इतना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, और हम देखते हैं कि इस दौरान, कोविड के दौरान भी हम घर पर बैठे बैठे वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। आपके अपने तजुर्बे से आप क्या कहेंगे कि पिछले 5 सालों में, और अगर हम 10 उससे पहले के 5 साल देखें, तो इन दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर कितना एडवांसमेंट आया है? जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2015 से 2020 और 2010 से 2015 के बीच में आप कितना डिफरेंस देखते हैं इस एरिया में, विच इज़ ऑफ खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, इनकी अगर हम बात करें? अच्छा, देखिए, अगर आप हर 5 साल का इंटरवल लेके चलिए, जो आपने पूछा 2010 से 15, 15 से 20, फ़र्क तो बहुत है, बहुत तेज़ी स्पीड से तब्दीली आई है। बहुत, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है, एक्सपोनेंशियल है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे का एग्जांपल देता हूँ, फिर बाकी सेक्टर बाद में आएंगे। अब आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन, आजकल हम सब कहते हैं स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। एवरीथिंग इज बिकम स्मार्ट, राइट? चाहे वो स्मार्ट हेल्थ केयर हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, डॉक्टर रे ने बोला स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक तो ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो गई हैं। अब देखिए, पहले कभी सुना था आप, इंडिया में तो अभी आया नहीं है, बट वक्त के साथ आएगा। कभी किसी ने सुना था कि ऑटोनोमस ड्राइविंग? हम फॉर्चुनेट हैं जो हमने पहले जनरल मोटर्स में मैं काम करता था, तो हम उसमें काम कर चुके हैं, स्मार्ट ऑटोनोमस ड्राइविंग। अब देखिए, आजकल गाड़ियां बन रही हैं, इंडिया में भी अब स्मार्ट कार्स आ रही हैं। आप तो सुन ही रही हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन ज़बरदस्त चल रहा है, राइट? ट्रेन सेक्टर तो सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, बट अब रोड्स में आइए, अब रोडवेज देखिए, कार्स देखिए, व्हीकल और ट्रैफिक, ट्रक ट्रैफिक, ये सारा अब जा रहा है टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन। अब अगर स्मार्ट गाड़ियाँ आएंगी, स्मार्ट कार्स आएंगी, तो आपको पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड चाहिए देश में। अब उसका स्टेटस क्या है? स्टेटस है कि बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रहे हैं देश में। बाकी एग्जाम्पल देखिए, आप एक रेलवे का एग्जाम्पल देख लीजिए। आप किसको क्या 5 साल पहले वाईफाई और रेलवे, आप ट्रेन में जाते थे, वाईफाई बहुत सुनने को भी नहीं मिलता था। अब हाई स्पीड, सुपर हाई स्पीड वाईफाई आ रहा है। इनफैक्ट लेटेस्ट वाईफाई 6 निकला है, वाईफाई 6, जो एक नया प्रोटोकॉल है वाईफाई का। अब ट्रेन में वाईफाई, ट्रेन में 5G। अच्छा, अब ये तो खैर जनरल चीज़ है। अब आपको मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रेन का मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ता है। ये सारे जो कैरेजेस होते हैं, आप पटरी देखिए, उनकी जो ट्रैक्स हैं, मेंटेनेंस ऑफ सिग्नल सिस्टम्स, ट्रैक्स, रेलवे वैगन्स, आज ये कैसे हो रहा है? आज ये सब टेक्नोलॉजी के दरमियान हो रहा है। कौन सी टेक्नोलॉजी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल सब कुछ डॉक्टर साहब ने बताया, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, जो पार्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। अब वो क्या करते हैं? वो मॉनिटर करते हैं कंपोनेंट्स को, चाहे वो आपके रेलवे ट्रैक्स हों, चाहे सिग्नल्स हों, चाहे वो लोको वैगन्स हों, वो मॉनिटर करते हैं, स्टेटस देखते हैं, और थैंक्स टू मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग, वो आपको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बताते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बताते हैं कि फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेलियर प्रोबेबिलिटी। तो आजकल इतना, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अप्लाई नहीं हो रही किसी भी सेक्टर में। लेकिन आपने से 2 बहुत अहम बातें उठाई, वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा डिजिटलाइजेशन। मैं इन दोनों के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की। वो डिजिटलाइजेशन और प्रौद्योगिकी का बहुत क्लोज
मतलब संबंध या रिश्ता आप कह सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया आज इतने बड़े स्तर पर लोगों की ज़िंदगी में आ चुकी है कि एवरीथिंग इज़ डिजिटल अब। चाहे आपको किसी से बात करनी हो, यहाँ तक कि वर्चुअल मीटिंग्स होने लगी हैं। इस बात पे आप थोड़ा मुझे और हमारे दर्शकों को भी आज डॉक्टर शौर्य और बताएंगे कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन ने पूरा टेक्नोलॉजी का चेहरा आज बदल ही दिया है। देखिए, डिजिटलाइजेशन तो इतना चंद सालों पहले जाइए आप, जब ये शुरू हुआ रेवोल्यूशन, अब इसकी ये हालत है कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग देखिए आप, वहाँ बोल रहे हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? नथिंग बट इंडस्ट्री 4.0, सारा डिजिटलाइजेशन है। तो कोई भी सेक्टर आप लीजिए, अब वो सेक्टर डिजिटलाइजेशन से अब दूर नहीं, वो इनफैक्ट हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड। तो अब देखिए, इसमें बहुत खुशी की बात है कि पूरी दुनिया, हर सेक्टर जा रहा है डिजिटल सेक्टर, हर सेक्टर बन रहा है डिजिटल सेक्टर, या डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। मगर इसमें एक फ्लिप साइड अगर आप देखें, उसका वो कहते हैं ना, वो कॉइन का दूसरी तरफ आप देखें, तो उसमें कुछ डेंजर भी है। डेंजर ये है कि अगर पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन पे जा रही है, सब कुछ टेक्नोलॉजी डिजिटल बन रही है, तो सिक्योरिटी में उसमें क्या रेपरकशंस है, प्रिवेसी में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सिक्योरिटी में क्या इम्पैक्ट होगा। पूरा डॉक्टर साहब ने बताया, पूरा सिस्टम कनेक्टेड है आजकल हम कहते हैं पूरा कनेक्टेड इकोसिस्टम, उसका प्राइस पे करना पड़ेगा आपको। मतलब ये कि अगर एक भी फ्लॉ आपका, कहीं भी कोई फ्लॉ हुआ एक कंपोनेंट में या एक सिस्टम में, उस पूरी चेन में, एक सिस्टम में, तो पूरा सिस्टम आपका गया, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आई थिंक आजकल हो क्या रहा है कि डिजिटलाइजेशन इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है, बट टाइम्स तो इंटरेस्टिंग है, बट डेंजर भी काफी इंटरेस्टिंग है। यस, बिकॉज पर्सनल प्राइवेसी और पर्सनल लाइफ और आपकी कोई भी चीज पर्सनल नहीं रह जाती है, सिंस हर चीज डेटाबेस में चली जाती है एज प्रोबेबली कोड्स और डिजिट्स की फॉर्म में। यस, क्लाउड पे चली जाती है। डॉक्टर रे, मैं आपसे ये पूछूंगी कि दूसरा अहम पॉइंट जो मैंने अभी डॉक्टर शौर्य के सामने रखा था, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर थोड़ा सा आप इस बात पे भी लाइट डालें कि पिछले 5 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितना विकास किया है और उसका क्या कोई रिलेशन, या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है, किस रूप से, वो अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछे। बेसिकली आप देखिए, because of these sensors, because of satellites, because of collecting data, जो क्राउड सोर्सिंग ऑफ डाटा, हमने मोबाइल से डाटा कलेक्ट करते हैं, सेंसर से डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा बहुत हो गया है। जब हम, जिसको हम कहते हैं बिग डाटा, ना ये सारे डाटा को एनालिसिस करना है टू गेट, जैसे डॉक्टर साहब ने बोले, फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करो कि आपको आपका फेल्यूर कब हो सकता है, यू कैन फोरकास्ट इट। बट टू फोरकास्ट दीज थिंग्स आपको डाटा की एनालिसिस करनी पड़ेगी, इतने सारे डाटा है। मैं सिंपल एक बहुत एग्जांपल दिखाता हूँ आपका। प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं हम, कि प्रिसिशन फार्मिंग। तो बेसिकली सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर, सपोज कि एक फार्मर की खेत है जालंधर में और वो है चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे उसकी सेंसर लगी हुई है, पानी में मॉइस्चर कमी हुई की, तो मॉइस्चर जब कमी हुई उसको मोबाइल में आया, उसके मोबाइल के ऐप के थ्रू वो अपना मोटर चलाया और वहाँ पे इरिगेशन दिया। ये सब काम एक जालंधर के फार्म में हो रहा है और फार्मर बैठा है चंडीगढ़ में। तो all these are called all these are sensor based agriculture, the smart agriculture. Now इतने सारे डाटा को एनालिसिस कैसे किया जाए? पहले ज़माने में हम सिंपल इक्वेशंस लेते थे, कोई स्टैटिस्टिक्स का इक्वेशन लेते थे, कोई छोटे मोटे क्लासिफिकेशन करते थे, या बट ये सब डाटा इतना, इसका एक नॉन लीनियर पैटर्न है, इसको आप नॉर्मल टेक्नोलॉजी में नॉर्मल मॉडल से क्लासीफाई ये कर नहीं सकते एनालिसिस। सो यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सम काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू दिस। सो मच ऑफ बिग डाटा, सो मच ऑफ डाटा कमिंग। आपको चाहे एग्रीकल्चर के बारे में हो, चाहे एटमॉस्फेयर के बारे में हो, चाहे जो हमारा पुराने ज़माने के जो मॉडल्स है, पुराने ज़माने के जिसको हम डेफिनेटिव मॉडल्स बोलते थे, या जो हमारा या स्टोकास्टिक मॉडल्स है, वो सब नहीं चल रहा है बिकॉज इतने डाटा है। तो इसके लिए आपको मॉडर्न एल्गोरिथम्स यूज़ करना पड़ता है। आपको न्यूरल नेटवर्क्स हो, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हो, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हो, ये सब एल्गोरिथम्स यूज़ करना पड़ता है जो नॉन लीनियर है, बिकॉज उनके पैटर्न नॉन लीनियर हो जाता है। तो इसी को यूज़ करके जो फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करने है
वो बहुत सारे चीज़ में यूज होता है, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, चाहे आपके अपने जानकारी के, चाहे इवन हेल्थ सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज गॉट इनटू एवरी सेक्टर नाउ। राइट, वेरी गुड। हम इस बातचीत को भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद इसी बात पर हम आगे और बातचीत करने वाले हैं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रौद्योगिकी की वजह से देश में पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार का विकास आया है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे के साथ। इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शौर्य, मैं आपके पास आऊँगी कि एआई एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर आपने आज तक बहुत बातचीत भी करी है, बहुत लेक्चर्स भी कॉन्डक्ट किए हैं और इसके ऊपर बहुत सारे जाने माने साइंटिस्ट हो या स्टूडेंट्स हो, उनको भी अपना ज्ञान और थॉट प्रोसेस आपने शेयर किया है। तो आज हमारे दर्शकों के साथ भी थोड़ा सा संक्षेप में ये बताएं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इतना क्लोजली को रिलेटेड हैं, खास तौर से अगर हम बात करते हैं कि भारत को हम विकास के मार्ग पर आगे रखना चाहते हैं। बिकॉज डॉक्टर रे ने तो उसको एग्रीकल्चरल एंगल से एनालाइज किया, मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा और वाइडर होराइजन से भी एनालाइज किया जाए। अब नहीं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, आजकल जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, जो पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अप्लाई नहीं कर रहा, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है या डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का जो अप्लाई नहीं कर रहा। वो आपने सही बताया, वो उनमें से 3 हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब ये तीनों हम एक्चुअली साथ साथ उनको बोलते हैं बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखें गौर से तो मशीन लर्निंग एआई के अंडर आता है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंडर आता है। तो ये आप उसको हम वो फनल बोलते हैं बिल्कुल। तो अब ये 3 अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, हो क्या रहा है कि डॉक्टर ने बताया कि आजकल हर टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में अब आईओटी जगह जगह है। आईओटी क्या है? सेंसर्स, एक्चुएटर्स। अगर मान लीजिए आप बॉडी में कई प्रकार के सेंसर्स एक्चुएटर लगाएं या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगाएं या ट्रेन में लगाएं, प्लेन में लगाएं और स्मार्ट कार में लगाएं, तो हो कह रहा है कि डेटा इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है पेटाबाइट्स में। अब तो लोग कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं जीटाबाइट्स, पेटाबाइट उस ऑर्डर में डेटा जनरेट होता है रियल टाइम। अब इतना डेटा आप जनरेट करेंगी और डेटा आप स्टोर तो क्लाउड में करेंगे, इसको प्रोसेस कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स को तो कैपेसिटी है नहीं इतनी प्रोसेस करने की। तो हो कह रहा है कि ये पूरा बिग डेटा एनालिटिक्स का जो एरिया है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो बड़ी नॉवल टेक्नोलॉजी है, बड़ी डीप टेक्नोलॉजी है। और उसका आइडिया बड़ा सिंपल है कि जैसे कि आपका ब्रेन काम करता है, ब्रेन साइंस इज राइट, तो आप एक एल्गोरिथम है, आप उसको इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। आप एक एग्जांपल देते हैं। पहले अगर आप जाइए 10 साल या 20 साल पहले, तब भी एल्गोरिथम्स थे, तब भी मशीनें थीं, तब भी सब काम होता था, ऑटोमेशन तब भी था कुछ हद तक। अब क्या प्रॉब्लम, अब चैलेंज ये है कि इतना ज़्यादा डेटा है और सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। सोचिए आप आईओटी में, अगर आप आईओटी डिप्लॉय करें एक यूनिवर्सिटी में, तो हज़ारों सेंसर्स, हज़ारों नहीं लाखों सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कनेक्टेड सिस्टम है। कहाँ फेलियर हो जाए, कहाँ वायलेशन हो जाए, कहाँ एक पाइप ब्रेक हो जाए, पाइप मतलब कम्युनिकेशन पाइप, राइट, तो वो ह्यूमन बीइंग के अब बस में नहीं है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको ट्रेन करना पड़ता है कि इफ़ देयर आर एनी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स, तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप, हम उनको बोलते हैं सेल्फ
हीलिंग सिस्टम्स। तो एआई में क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है, जो एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो पहले नहीं थे। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम्स होते हैं सेल्फ हीलिंग सिस्टम। कुछ प्रॉब्लम है तो अपने आप ये लोग ये जो एल्गोरिथम है रिपेयर कर देता है, सोल्यूशन निकाल देता है, सोल्यूशन निकालता है। ऑफ कोर्स इनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेनिंग के बिना तो नेचुरली सोल्यूशन नहीं आएगा। तो अब देखा ही गया है कोई भी सेक्टर लीजिए, आप देखिए स्मार्ट ड्राइविंग जो आजकल यूएस में टेस्ला गाड़ियां देखिए आप, अब तो स्मार्ट ऑटोनमस ड्राइविंग रियलिटी है। क्या है वो? इट्स नथिंग बट एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, राइट? तो कोई भी सेक्टर, आप मेडिकल सेक्टर देखिए, आप मेडिकल सेक्टर में आप देखिए ऑपरेशन जब होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी, कैंसर सर्जरी और द मेजर सर्जरीज, डॉक्टर का रोल बहुत ज़रूरी है। बट डॉक्टर्स, अब आपने खुद ही बोला, डॉक्टर्स टियर 2 टियर 3 और सब जगह तो है नहीं इतने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। तो क्या करेंगे आप? फिर आप ट्रेन करेंगे एक सिस्टम को ताकि सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो कैसे सॉल्व करेगा? थ्रू एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। सो बहुत इंटरेस्टिंग देखा गया है। इतने सारे हमने क्षेत्रों में अभी बात करी कि कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह से प्रौद्योगिकी ने विकास किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर टेक्नोलॉजी को भी एडवांस होना है या बनाना है तो उसमें आपको मैन पावर या लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड जितनी ये बात ऑब्वियस है कि जितना टेक्नोलॉजिकली देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन भी होता है। लेकिन एनालिटिकली अगर मैं पूछूं, आप दोनों में से कोई भी, चाहे डॉक्टर रे हो या फिर डॉक्टर शौर्य, जो भी इस बात का जवाब देना चाहे कि एनालिटिकली पिछले 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी की वजह से ही कितना ज़्यादा जॉब क्रिएशन हमारे देश में हुआ है और एम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा बढ़ा है? आप में से कौन इस बात का जवाब देना चाहेगा? जी डॉक्टर रे। बेसिकली रेट के बारे में नहीं, बट मैं आपको जैसे आपको होगा कुछ साल पहले हम ना एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता था, बीपीओ सिस्टम्स। आपको पता है बच्चे जो है रात को ऑफ जाते थे और अमेरिकन कंपनी के बीपीओ जैसे काम करते थे। दिस काइंड ऑफ न्यू जॉब्स जो है, जो हम पहले जो जॉब जानते थे कि कोई ऑफिस गया, कोई इंडस्ट्री में जाकर इंडस्ट्री में काम किया, कोई फार्मिंग किया, दिस आर द jobs, the normal conventional jobs. But now jobs are different. Jobs are communication jobs, jobs are data analytics jobs. एक बहुत ही हर फील्ड में डाटा एनालिटिक्स ये एक बहुत बड़ा जॉब निकला है। आज के दिन में कोई भी फील्ड हो, छोटे से दुकान हो, ये हो, कभी कोई इंडस्ट्री हो, कोई रिसर्च एरिया हो, हर जगह में डाटा एनालिटिक्स एक जॉब नया निकले। क्योंकि आपको ये जो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, ये सब जानने की जरूरी है। आज के दिन में चाहे वो मैनेजमेंट पढ़े, चाहे वो साइंस पढ़े, चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़े, everyone is getting used to data analytics. So that's a new concept of jobs occurring. New concept of jobs are coming in communication. New concept of jobs are coming in these IoTs, these new technologies, agri-tech companies. मैं आपको बताऊं, पहले एक जमाने में होता था कि टेक्नोलॉजी सारे सरकार के अंदर लिमिट रहता था। सरकारी इंस्टीट्यूट, आईआईटी हो, चाहे इसरो हो, चाहे कोई बार्क हो, ये दोज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स। नाउअडेज यू विल सी लार्ज नंबर ऑफ स्मार्ट स्टार्टअप कंपनीज, bright young boys and girls coming from top institutes, getting into agriculture, getting into health sector, ऑल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। आप डॉक्टर साहब को जानते होंगे, आईआईटी से हैं। पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक्सट्रीम में जाते थे, आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर स्ट्रीम में जाते हैं, चाहे हेल्थ में जाते हैं, पढ़े हुए हैं आईआईटी में, लेकिन जा रहे हैं एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, बीए, सब कुछ जो है सो कनेक्टेड हो गया बिकॉज टेक्नोलॉजी है। सो कुछ लाइन की जॉब शायद खत्म हो गया, चाहे आपको बोले कि घर के जाकर डाकिया जो पोस्ट देता था वो शायद कम हो गया, लेकिन वही पोस्टमैन आजकल दूसरे काम कर रहे हैं। So those kind of the job way has changed, the dimension of the job has changed. Jobs have been created in a newer dimension. It's not that we have reduced the jobs. बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल सहमत हूँ। स्किल सेट्स बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, बढ़े जा रहे हैं बहुत जोरों से। ये सब कुछ मैं इस बात को बहुत लंबा इनफैक्ट और भी बात करना चाहती थी, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए डॉक्टर शौर्य आपसे क्लोजिंग वर्ड्स लेना चाहूँगी इस बात पे कि ये तो हमने किया अभी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ईयर्स का एक एनालिसिस कि किस तरह से देश ने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्लोबल मैप पर भी
काफ़ी अच्छे से आगे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया है, लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर हम टेक्नोलॉजी में और कितना विकास की उम्मीद कर सकते हैं इस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के अंदर, थ्रू प्रौद्योगिकी? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मगर आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल चाहे आप जितने भी स्पेशलाइज हो किसी भी एरिया में, फ्यूचर 5 साल आगे क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने 1-2 साल पूछा होता तो मैं जरूर बता, बिकॉज देयर आर ऑफ कोर्स यू वुड बी नोइंग कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर ऑलरेडी काम चल रहा है, जहां पे कुछ इनोवेशंस अभी आ सकते हैं आने वाले समय के अंदर, वो अगर हमें थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगले 5 सालों में बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन ये कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अब सडनली शुरू होगी, इट विल कंटिन्यू टू हैपन। जो कहते हैं ना रेट ऑफ चेंज, वो जो रफ्तार है वो शायद ज़्यादा बढ़ी जाए। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप इंटरनेट देखिए, आप अब बात हो रही है न्यू इंटरनेट की, हम लोग बात कर रहे हैं होलोग्राम्स कैसे ट्रांसमिट किया जाए इंटरनेट पे। अब ये इसको कहते हैं होलोग्राम टाइप कम्युनिकेशन। तो अब सोचिए कि हम बैठे हुए हैं स्टूडियो में और हम तीनों का होलोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स में कोई देख रहा है स्टूडियो में, फर्क नहीं, कोई फर्क आपको दिखेगा नहीं। तो चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वायरलेस टेक्नोलॉजीज हो, वाईफाई हो, 5G, अब 6G की बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए 5G शुरू ही हुआ है इंडिया में, बट रिसर्चर्स आर नाउ टॉकिंग अबाउट 6G एंड 7G, राइट? तो बहुत तेजी से आपको चेंजेस दिखेंगे। मेडिकल सेक्टर में आप देखेंगे कि देयर विल बी रिमोट सर्जरीज। यू विल फाइंड के सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम होती हैं, वो कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ द मेजर डिजीजेस, उसका सोल्यूशन आ जाएगा थ्रू AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। पूरा सोल्यूशन नहीं आएगा, पार्ट सोल्यूशन आएगा। ऑटोनोमस ड्राइविंग देखिए, आप मैंने बताया। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, डिजिटल या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। उसमें क्या होगा, थैंक्स टू टेक्नोलॉजीज जो हम डॉक्टर साहब और मैंने बताई पहले आपको, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, राइट, एंड ऑफ कोर्स एडवांसेस इन साइबर सिक्योरिटी। आप देखेंगे कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सिस्टम्स की, प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो हर डायमेंशन में, जो डॉक्टर साहब ने बताया, हर डायमेंशन में देयर विल बी प्रोग्रेस, एंड दैट इज व्हाट वी विल सी इन द नेक्स्ट 5 years। बट एग्जैक्टली क्या होना है, I think we will leave it to time. Correct. But आप देखेंगे the digitalization will take over the whole globe. That's definitely. Dr. Ray, do you want to add some closing words to that thought also कि आपके नज़र में very quickly, लेकिन अगर आप उनके words पे कुछ add करना चाहें कि आने वाले कुछ सालों में हम टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में और कितने एडवांसमेंट्स देख सकते हैं which will help the nation only grow? मैं डॉक्टर साहब के पूरे बात पे वही बात कहना चाहता हूँ, यू कैन प्रेडिक्ट टेक्नोलॉजी, दैट्स ट्रू, बट ये ट्रू है कि इन द फ्यूचर ईयर्स, इन कमिंग फ्यूचर, technology is going to make the new development. The next development, the future development is will be boosted by technology, will be grown, will be due to technology. So Hindustan में भी हम इंडिया में अभी, if you know, government is also giving lot of emphasis in all sectors, lot of emphasis in technology. So technology is the new driver for our whole development. Very well said. 3 areas में ऐड करना चाहता हूँ, कि मैं very quickly, Dr. Shore, brain sciences, nano sciences और neuroscience, ये जो areas हैं, they will be the killer areas going forward. Brain sciences, nanotechnology, yes, and neuro, और cognitive systems. तो I think ये होगा, इनमें काफी आप देखेंगे बहुत exponential changes होंगे अगले 5-10 सालों में। थैंक यू सो मच डॉक्टर रे, हमारे साथ आज यहाँ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर शोरे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन अ स्पेशल थैंक यू कि आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को आज इस अहम टॉपिक पर कि प्रौद्योगिकी की वजह से देश में पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार से विकास हुआ है, इस पर और ज़्यादा ज्ञान प्रदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आज तो थी हमारी ये बातचीत, जहां आज हमने आपकी मुलाकात 2 ऐसे एक्सपर्ट से कराई जिन्होंने आपको बताया कि पिछले 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी की वजह से देश में किस प्रकार से विकास आया है। आज के लिए फ़िलहाल हमें यहीं पर दीजिए विदा। नीचे दिए हुए लिंक पर आप हमें अपना फीडबैक हमारे शो को लेकर दे सकते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय, नमस्कार।